हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। खुद वो बदलाव बनिए, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे हमेशा जीने वाले हो। दोस्तों, आज हम उन महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए मुकाम की तरफ ले गए। दोस्तों, इन व्यक्ति के नेतृत्व को कभी भूला नहीं जा सकता। इन्होंने महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा रोल अदा किए थे हमारे देश की स्वतंत्रता होने में। ठीक है दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी से संबंधित एक एक पॉइंट को देखेंगे और हम डेट वाइज देखेंगे, यानी लाइन बाय लाइन देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम यकीनन कह सकते हैं, अगर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अंत तक देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि आने वाले एग्जाम में लगभग 70 से 75% भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आधुनिक भारत के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। और हम दोस्तों शहीद दिवस यानी कल 30 जनवरी था, उसी दिन हम इस वीडियो को बना रहे थे, लेकिन कुछ कारण से दोस्तों हम इस वीडियो को नहीं बना पाए, तो आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। एक एक बात आप सभी पूरा देखिएगा। सबसे पहला है दोस्तों कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का युगल सिद्धांतक थे, यानी महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का युगल सिद्धांतक थे। देखिए, महात्मा का ही अर्थ होता है महान है जिसका आत्मा। ठीक है दोस्तों, महात्मा यानी महान आत्मा। देखिए, हम लोग जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं समास में कर्मधारय समास। ठीक है, यानी अपने कर्मों से किसी चीज को धारण करना, वो होता है कर्मधारय। महात्मा गांधी महात्मा ऐसे नहीं कहलाए, ठीक है, उन्होंने अपने कर्म से इस चीज को पाया, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अब अगला है हमारा कि सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी को 74वीं पुण्यतिथि मनाया गया। ठीक है, इनका शहीद स्मारक दोस्तों नई दिल्ली में राजघाट उसका नाम है। क्या नाम है? नई दिल्ली में उसका नाम है राजघाट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हमारा कि इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके पिता दोस्तों कौन थे? करमचंद गांधी। कौन थे? करमचंद गांधी, याद रखिएगा। और यही महात्मा गांधी अपने नाम में मोहनदास करमचंद गांधी लिखते हैं। ठीक है, पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। यह दोस्तों गुजरात के जो पोरबंदर थे वहाँ के क्या थे? दीवान थे। समझिए उस समय वो कितने बड़े लोग होंगे, यानी राजकोट जो था उसका दीवान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा माता। इनका माता का नाम दोस्तों था पुतली बाई। पुतली बाई, देखिए ये भी एक ऐसी व्यक्ति थी जो जैन धर्म को मानती थी, जो एक धार्मिक महिला थी। देखिए, धार्मिक महिला मतलब ये ना शुरू से ही महात्मा गांधी में सत्यवादी हरिश्चंद्र जिनको हम लोग कहते हैं, उनका कहानी सुनाती थी। श्रवण कुमार की कहानी सुनाती बचपन में ही। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि बचपन में जो बीज बोया जाता है ना, आगे हम अपने कर्मों से क्या करते हैं उसको तना यानी पत्ती ये सब बनाते हैं, वही हमारा जो शुरुआत होता है ना वो हमारा बाद में फल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, बीज हमेशा सही बोइए, तभी जाके आपको फल की प्राप्ति अच्छी होगी। उसी प्रकार महात्मा गांधी जी को पहले ही इनकी माता ने उन पर क्या हुआ था? प्रभाव पड़ा था, जो आगे चलकर सत्य और अहिंसा के पुजारी बने। ठीक है,
देखिए इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी दोस्तों, इनका पूरा नाम था कस्तूरबा गांधी मक्खनची, जिनसे 13 वर्ष की आयु में ही इनसे शादी हो गई, ठीक है। और देखिए महात्मा गांधी के पिता को मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम कहा जाता है कब्बा खां, भी इनका उपनाम है कब्बा खां। देखिए इनका 2 अक्टूबर के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया, ठीक है। देखिए इनके 4 पुत्र थे, एक दो तो पहले लाल याद रखिएगा, ठीक है, उसके बाद दास याद रखिएगा, ठीक है, यानी हरिलाल मनीलाल। एक तो रामदास बन गया, एक देवदास बन गया, यानी हरिलाल था और मनीलाल था, यह क्या हुआ कि एगो रामदास बन गया, एगो देवदास बन गया, ठीक है। और देखिए जमनालाल बजाज जी को 5वां पुत्र का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह जमनालाल बजाज जो थे ना, इनको बहुत मानते थे मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है। देखिए इनका प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों राजकोट से हाई स्कूल किए, ठीक है। श्यामल दास कॉलेज भावनगर से इन्होंने मैट्रिक पास किया। देखिए जब हम ईएसआई के एग्जाम दे रहे थे ना, तो उसमें यानी ईएसआई दरोगा बिहार वाला, तो उसमें दोस्तों ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से, ठीक है। देखिए इसके बाद इन्होंने कॉलेज पूरा करने के बाद 1888 ईस्वी में लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए चले गए, ठीक है। 1888 से लेकर 91 तक यह लंदन में रहे, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हरीलाल है ना और मनीलाल, जब ये लंदन जा रहे थे ना, तभी इनका जन्म हुआ था। 88 में, इनका 92 में जन्म हुआ और इनका 97 में जन्म हुआ, और मानिकलाल का 1900 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जब ये लंदन गए तब इनके बड़े बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है, 1888 में। फिर ये 1891 ईस्वी में वकालत करके भारत लौटे, यानी स्वदेश लौटे, तो उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई पुतलीबाई की, ठीक है। अब देखिए जब स्वदेश लौटे वकालत पढ़ के आ रहे थे, जमीनी स्तर पर यानी देसी स्तर पर यह बम्बई और राजकोट में वकालत करने लगे। उसके बाद हमारा 1892 ईस्वी में क्या हुआ कि इनकी मुलाकात एक मुस्लिम व्यापारी से होता है, ठीक है, मुस्लिम व्यापारी से होता है, जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, ठीक है। क्या नाम था? जिनका नाम दादा अब्दुल्ला सेठ था, याद रखिएगा। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने केस के लिए इनको आमंत्रित किए, ठीक है, क्योंकि उस समय यह बहुत युवा थे और बहुत, देखिए युवा जो होते हैं वो उनका उत्सव ही अलग होता है, ठीक है। तो ये उस समय बहुत युवा थे, तो इनको आमंत्रित मिला। अब देखिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इनके गुरु कौन थे। तो देखिए इनके गुरु थे हमारा गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनको राजनीतिक गुरु माने थे, बहुत पूछा जाता है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, और आत्मरक्षण यानी कॉन्साइज कीपर, देखिए किसको कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ आता है मेन शुरुआत होता है 1893 ईस्वी में दोस्तों। यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी विक्टोरिया गए, ठीक है, 1893 में। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के एक केस के लिए जब यह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, याद रखिएगा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तब बीच में एक स्टेशन था जिसका नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। देखिए कहीं कहीं आपको मैरिट्सबर्ग भी मिलेगा, लेकिन याद रखिए पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या हुआ, कहानी ये है कि ये देखिए फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर इन्होंने फर्स्ट क्लास में बैठ गए, ठीक है, फर्स्ट क्लास में बैठ गए। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज जब आए तो देख रहे हैं कि एक गोरे देखिए दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले यानी रंग भेद, यानी रंग का वहाँ पे क्या था, भेद चल रहा था। तो इनको कहा सबना कि अरे तुम तो काले हो तो तुम फर्स्ट क्लास में कैसे बढ़ गए, तुम जाओ थर्ड क्लास में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैंने जब फर्स्ट क्लास का टिकट लिया तो मैं फर्स्ट क्लास में ही बैठूंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इनको फर्स्ट क्लास ना मानने के कारण फर्स्ट क्लास से क्या कर दिया, उतार दिया गया, और कहाँ पे, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे इनको उतार दिया गया, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने प्रण लिया कि नहीं, मैं यहाँ पे रंग भेद की नीति को क्या करूँगा, मिटा के रहूँगा। और दोस्तों क्या हो रहा था ना कि दक्षिण अफ्रीका ही का है, पहले क्या होता था कि जितने भी भारतीय थे इसको लोग एक ही नज़र से देखते थे, ठीक है। तो
हमारे देश में उस समय क्या हो चुका था, जब महात्मा गांधी, तो उस समय कांग्रेस की स्थापना हो चुका था, उस समय भी हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इस समय इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हम अभी इसको तोड़ कर रहेंगे, ठीक है, इस रंगभेद की नीति को। फिर आगे चल के इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों कि वहां पे रहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ? जुल्लू में। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है जुल्लू। आप दोस्तों पूरा पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलिए और कहीं नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए, याद कैसे रखिएगा। देखिए, नटाल इंडिया कांग्रेस, हमारे भारत में इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो गया था। तो महात्मा गांधी ने भी सोचा होगा, मतलब कि चलो हमारे देश में भी स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, तो हम क्यों ना नटाल, यानी नटाल प्रांत में, दक्षिण अफ्रीका के एक प्रांत है नटाल, यहीं पे क्यों ना हम इंडिया कांग्रेस की स्थापना कर दे। तो इसका नाम पड़ गया नटाल इंडिया कांग्रेस। कहाँ पे? 1894 में। 93 में गए, ठीक है, और 94 में स्थापना कर दिया। फिर वहां से इन्होंने अपना पत्र निकालना शुरू किया कि अंग्रेजों के, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के शासक है, उनको इसका भनक लगे कि देश में कैसी गोरे काले की नीति चल रही है, ठीक है, रंगभेद की नीति। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला, इसका नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। देखिए, आप सभी इसको देख लीजिए वीडियो को, हम कल वाले वीडियो में जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे तब पर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन पहली पत्रिका था 1903 ईस्वी में, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसका संपादक पूछता है दोस्तों, तो मनसुख लाल नाजर थे, ठीक है, मनसुख लाल नाजर इसका संपादक थे, ठीक है। देखिए, उसके बाद आता है हमारा 1904। तो 1904 में दोस्तों फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जो कि डरबन में था। याद रखिएगा, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की है, ठीक है, 1904 में। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी महात्मा गांधी भारत आते थे। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी भारत नहीं आते थे, महात्मा गांधी हमेशा भारत आते रहते थे। देखिए, 1896 में इन्होंने, इससे पहले भारत आके घूम कर चले गए थे, ठीक है दोस्तों, भारत आए थे, बार बार इनको काम लगता था तो भारत आते थे। लेकिन पूर्णतः जब भारत आए 9 जनवरी को, तो इन्हीं के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं। याद हो गया 94, 3 और 4। अब आता है 1906। देखिए, सबसे पहले तो ये पहले पत्र लिखते थे, उसके बाद अपना जो भी मत होता था उसको प्रकाशित करते थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के शासक कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तब इन्होंने प्रथम वर्ष सत्याग्रह का वहाँ पे प्रयोग किया, ठीक है। कब? 1906 में। पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? 1906 में। वहीं भारत पूछे दोस्तों तो 1917 में। याद रखिएगा, कहाँ? चंपारण। भारत पूछेगा तब। उसके बाद हमारा आता है 1909 में, इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, जो सत्याग्रह के लिए इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म बनाई। यहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय लोगों को एकत्रित करने लगे, ठीक है, जितने भी भारतीय लोग थे इस फर्म में। और ये कहाँ था? जोहान्सबर्ग में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जगह जोहान्सबर्ग। देखिए, 1909 में इन्होंने एक हिंद स्वराज, वहीं पे पत्रिका निकाला, जो कि गुजराती में छपती थी। बाद में इसका बहुत सारे प्रकाशन आए। इसे में लिखी थी दोस्तों, अगर अंग्रेजों का एक साल साथ न दिया जाए तो इनकी शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है। यही बाद में प्रयोग करते हैं 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय। तो याद रखिएगा, 9 में टॉलस्टॉय फर्म और 9 में हिंद स्वराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दोस्तों कि क्या हुआ कि 1913 में अंग्रेजों की, मतलब वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग एथी थे, उनका एक अलग प्रकार की नीति चली, ठीक है। ये क्या हुआ कि वहाँ 3 तरह के लोग रहते थे दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे गन्ने की खेती उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। तो लोगों का क्या करता था कि अनुबंधित करता था, यानी 10 साल, 20 साल, 25 साल पे क्या करता था? अनुबंधित करके किराए पर लेके वो जाता था। उसके बाद जिनका 25 साल पूरा हो गया, वो लोग, जैसे कि मान लीजिए कि 25 साल कहीं रह गए, तो आप फिर भारत आ पाइएगा, चाहे आप वहीं पे नहीं रहने लगिएगा। तो ये लोग रहने लगे। उसके बाद दोस्तों एक व्यापारी थी, तो इसने क्या किया कि यहाँ के सरकार ने क्या किया कि इन लोगों पे कह रहा है कि आप पोल टैक्स दीजिए। क्या लगाने लगा? पोल टैक्स दीजिए, ठीक है। और उसके बाद भारतीय विवाह
अप्रमाणित कर दिया गया, यानी भारतीय विवाह जो वहाँ पे थे उसको क्या कर दिया, अप्रमाणित कर दिया। देखिए क्या लगाया कि आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं, सभी को आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी अगर शादी किए हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में ये लोग कहते थे कि जो ओनली आप ईसाई धर्म से शादी किए हैं ना वही शादी मान्य होगा, नहीं तो आप यहाँ देश के निवासी नहीं हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर महात्मा गांधी ने एक जन आंदोलन छिड़का और इस पे 2000 में 2000 भारतीयों को एकत्रित करके द ग्रेट मार्च निकाला, ठीक है। इसी के तहत न्यूक्लियस से नटाल तक पद यात्रा किया, ठीक है, इसी के तहत। और अंततः क्या हुआ कि इस आंदोलन से यहाँ के लोग जो अंग्रेज थे यानी जो यहाँ के सरकार थे उनको झुकना पड़ा, ठीक है। और झुकने पर इन लोगों को क्या हुआ, न्याय मिला और अंततः महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे, ठीक है। और देखिए कुछ बातें और जान लीजिए कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी हम इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। तो 3 व्यक्तियों के बुक से प्रभावित हुए, एक तो थोरो है दोस्तों, एक रस्किन है, एक लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है। कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा, थोरो, रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय। देखिए गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे, तो लियो टॉल्स्टॉय थे, इन्हीं के नाम पे तो एक फर्म बनाया था 1909 में, याद है दोस्तों, 1909 में लियो टॉल्स्टॉय। देखिए इसी से इन्होंने जब सीखा था कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, यानी ईश्वर जो चाहते हैं, अगर तुम जो चाहते हो वही ईश्वर चाहते हैं, इसलिए ईश्वर का राज ही तुम्हारे भीतर है, ठीक है। देखिए अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा मिला है, यह लियो टॉल्स्टॉय से ही ज्यादा प्रभावित थे जिन्होंने अहिंसक आंदोलन सीखा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जॉन रस्किन कहाँ के थे, जर्मनी के, जर्मनी। इनका बुक था अनटू द लास्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, अनटू द लास्ट। इससे व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इसी बुक से इन्होंने देखा, यानी अगर किसी व्यक्ति का कल्याण है तो सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल, ठीक है। इसी से दोस्तों रस्किन बॉन्ड के ही किताब से सीखा था सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल। कहने का मतलब रस्किन बॉन्ड का है अनटू द लास्ट, यानी किसी का भी सबका क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। तो यानी सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। उसके बाद भूख हड़ताल की भी प्रेरणा यही से लिया था। उसके बाद शारीरिक परिश्रम का आदर करना, यानी कहने का अगर आप किसी प्रकार का परिश्रम करते हैं तो उसको आप आदर करिए, ठीक है। तो यही से इन्होंने सीखा था। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या सीखा था, लियो टॉल्स्टॉय से अहिंसक आंदोलन, और फिर उसके बाद रस्किन से क्या सीखा था, सर्वोदय और भूख हड़ताल, ठीक है। उसके बाद थोरो से दोस्तों जो थोरो व्यक्ति थे अमेरिका के, इससे सविनय अवज्ञा, ठीक है। उसके बाद करबंदी, सविनय अवज्ञा और करबंदी थोरो से। अब हमारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी बहुत सारे बुक है, हम एक जगह लिख दिए हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो नवजीवन है, उसके बाद यंग इंडिया जो कि 1930 में हुआ था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका आत्मकथा है दोस्तों, ये कभी कभी पूछ देता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, किनका आत्मकथा है, इसी का ना हिंदी हुआ, तो ये था महात्मा गांधी की, ठीक है। उसके बाद हिंद स्वराज 1909 में कहाँ पे निकाला, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद हरिजन 1919 में। उसके बाद इंडियन ओपिनियन कहाँ निकाला, 1904 में दक्षिण अफ्रीका में। देखिए एक और बात याद रखिएगा कि हरिजन जो निकाला था ना, हरिजन में इन्होंने बताया कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण की जिंदा नहीं रह सकता। यानी हरिजन सेवा को इन्होंने कहा था कि मेरा जीवन श्वास है, मैं इसके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अब देख लिए, अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों बातें देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले तो हमारा आता है, देखिए ये हम बीच में चले गए, ये हमारा था संसद समझौता के बाद समाधान करके भारत लौटे, ठीक है, ये तो हम बता दिए थे, लेकिन समझौता था समतस समझौता। अब हम यहाँ तक पढ़ लिए, इनका बुक पढ़ लिए, वहाँ दक्षिण अफ्रीका थे तो पढ़ लिए। अब हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए पूर्णतः कब आए, 1915 में। इन्हीं के उपलक्ष्य में 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस हर साल 2 वर्षों पर मनाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद 21 वर्ष बाद दोस्तों यह भारत आए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका 1993 में गए और हमारा कब आ रहे हैं 1893 में, 15 में आए, तो लगभग 21 वर्ष बाद यह भारत लौटे थे, याद रखिएगा। बीच बीच में यह दोस्तों भारत आए थे। एक बार तो दोस्तों हमारा 1901 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1901 में महात्मा गांधी जी भारत आए, ठीक है। उस समय कांग्रेस की जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? दिनसा इदुल्जी वाचा, दिनसा इदुल्जी वाचा, ठीक है। पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो हम लोग मार देते हैं जिनको नहीं पता होता, 1916। नहीं दोस्तों, 1901 में अध्यक्षता दिनसा इदुल्जी वाचा, कोलकाता में इसका अध्यक्षता हुआ था। उसके बाद बंबई में अपने वकालत कार्यालय की भी स्थापना की 1901 में, ठीक है। और यह आने के बाद अपने गुरु जी से मिले। इनके गुरु कौन थे, किनको बनाए थे गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अभी उन्होंने कहा कि तुम आए हो भारत में तो यहाँ पे अपना प्रयोग मत करते रह जाना, पहले तुम अपने जबान बंद रखना और कान खुले करके देश में भ्रमण करो और लोगों को जानो, देखो कि जनता की क्या आवश्यकता है, जनता किस दर्द से पीड़ित है, ठीक है। इसके लिए इनके गुरु ने कहा कि पहले तुम जानो देश को कि देश क्या है। अभी अभी तो तुम दक्षिण अफ्रीका से आए हो, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कि यह पहले से तो हमारा बहुत अनुभव थे, इनका ऑलरेडी अनुभव प्राप्त हो चुका था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया दोस्तों, बिना आमंत्रण के। इनको आमंत्रण नहीं था, ठीक है। ये 2 साल तक लगभग घूमे और बिना आमंत्रण के इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। देखिए, इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें दोस्तों राजकुमार शुक्ल जी बिहार का प्रतिनिधि कर रहे थे, ठीक है। इनका मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुआ। महात्मा गांधी जी से इन्होंने चंपारण किसानों के दुर्दशा के बारे में बताया, अवगत कराया। फिर इन्होंने महात्मा गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, पहले राजकुमार शुक्ल ने पहले भी बुलाया था जवाहरलाल नेहरू और बहरे नेताओं को, लेकिन ये लोग नहीं आए थे। लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जान चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में इनकी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, तो इन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना किया। कब किया? 1916 में, याद रखिएगा, 1916 में। उसके बाद दोस्तों 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, यही दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां के लिए, और यहाँ पे प्लेग फैल गया था, ठीक है। तो प्लेग फैलने के कारण दोस्तों 1917 में साबरमती नदी के किनारे इसको स्थानांतरित कर दिया। किसको? अहमदाबाद, जो हमारा कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों, अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी 3 कठिया प्रणाली, यानी जो हमारा चंपारण विद्रोह था, इसके लिए महात्मा गांधी बिहार आए, ठीक है। देखिए, हमारे ही बिहार से महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन शुरुआत किया, जन आंदोलन। देखिए, ये हमारा है कि 1917 में 3 कठिया यानी 3/20, कहने का मतलब अगर 20 कट्ठा आप कर रहे हैं ना, तो उसमें 3 कट्ठा अंग्रेजों को दे दिया जाता था, ठीक है, कर के रूप में। और वह नील की खेती होती थी, और नील की खेती ऐसी होती थी ना दोस्तों, नील एक ऐसा था ना, नील की खेती जब होती थी तो इसकी जड़ें बहुत लंबी होती थी, जो जमीन में चली जाती थी, इसका पीएच मान कम हो जाता था। और क्या होता था दोस्तों कि इसकी क्या होती थी कि जड़ें मजबूत होने के कारण हमारे मिट्टी को उर्वरता शक्ति कम कर देती थी। तो दोस्तों किसान हमेशा क्या होते थे, मतलब इससे व्याकुल हो चुके थे कि हम लोग कितना मतलब इसको हर उपजाऊ मिट्टी पर बोते जाएंगे और हम लोग किसान देते जाएंगे इनको कर के रूप में। तो इसी के लिए महात्मा गांधी बिहार आए। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी बिहार प्रथम बार कहाँ है, तो देखिए मुजफ्फरपुर में। इसके बारे में हम जब चंपारण विद्रोह पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम महात्मा गांधी के आंदोलन समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समझ लिए, उसके बाद ये प्रथम सत्याग्रह था। और देखिए, यह पूछता है कि इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद पहले, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह जो कि बिहार के पृथक्करण के लिए जाने जाते हैं, नरहरि पारिक, ठीक है, नरहरि पारिक कौन है? नरहरि पारिक। उसके बाद दोस्तों ब्रज किशोर,
ठीक है, और एच.एस. पोलाक थे, जे.बी. कृपलानी थे, ये प्रमुख क्या थे, इनके सहयोगी थे। ये सभी नाम दे देता है और इसमें डाल देता है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण तो 1942 में ना प्रसिद्ध हुए थे, तो ये कहाँ से आ जाएंगे 1917 में, तो वही गलत हो जाता है, देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों नोट में याद रखिएगा कि एन.जी. रंगा जो थे ना, इन्होंने इसका चंपारण विद्रोह का क्या किया था, विद्रोह किया था, यानी चंपारण आंदोलन का विद्रोह किसने किया था, एन.जी. रंगा। महात्मा गांधी जी को यहीं पे इनकी उपाधि मिली थी, चंपारण विद्रोह के समय महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अंततः 25% लगान को इसको माफ करना पड़ा, किसको, अंग्रेजों को, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों एच.जी. सलाई थे। देखिए याद रखिएगा, एच.जी. सलाई पूछता है कि जो चंपारण हुआ था उसकी जो कमिटी बैठी थी उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो एच.जी. सलाई थे, और इसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते, अगला है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर। इसके बाद 1917 के बाद समाप्त करने के बाद महात्मा गांधी पहुंचे अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मजदूर थे वह सूती कपड़ों का यह मिल था दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे प्लेग फैल चुका था, और प्लेग फैल चुका था तो बहुत सारे मजदूर चले गए थे। अब बहुत सारे मजदूर यहाँ पे थे, तो देखिए अगर मजदूर यहाँ पे हैं हमारा, तो जो रहेंगे उनको सरकार बोनस देती थी। तो प्लेग के बाद भी सरकार कह रही थी कि हम आप लोगों को 20% बोनस देंगे, ठीक है, मिल मालिकों ने। लेकिन लोगों का मांग था कि नहीं, हमें इतना कम बोनस क्यों दीजिएगा, हम लोग पहले से भी है, प्लेग के कारण भी है, और आज हम सभी मेहनत भी कर रहे हैं। तो इन लोगों की ज्यादा मांग थी, तो इसके लिए इन्होंने ये मिल मजदूरों के लिए पहली बार दोस्तों भूख हड़ताल का प्रयोग किया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे यहीं अहमदाबाद मिल मजदूर में, ठीक है, यह मार्च में हुआ था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी एवं अन्य मिल मजदूरों सबकी मांग थी कि हमें 50% बोनस मिले। लेकिन क्या हुआ कि ये जो मिल मजदूर थे कहा कि ना आपका बात ना मेरा बात, ठीक है, हम लोग इसके बीच में रख लेते हैं। तो ये 35% बोनस देना पड़ा, ठीक है। और ये क्या हुआ कि ये हमारा आंदोलन खत्म हुआ। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है खेरा, गुजरात के खेरा आंदोलन। इसमें सरदार जी सहयोगी थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी खेरा में, खेरा नामक जगह में। किसानों की फसल नष्ट होने के बाद भी यहाँ के जो अंग्रेज थे वो इन लोग को लगान माफ नहीं किया था। वो बोल रहा था कि आप सभी हमको लगान दीजिए। फिर महात्मा गांधी ने यहाँ पे जाकर इन लगान को क्या करा, मुक्त करवाया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात के खेरा में। चलिए आगे, अगला है हमारा दोस्तों कि अचानक मोड़ कब आता है। क्या होता है कि हमारे एक रॉलेट सिडनी थी, इनके द्वारा रॉलेट एक्ट लाया जाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट दोस्तों क्या होता है कि इसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, शक के कार्रवाई पर। क्या होता कि इसी समय दो व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, याद रखिएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति को जो कि पंजाब के क्षेत्र में थे, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जलियांवाला बाग जो हमारा था, यहाँ पे लोगों की बैठक हो रही थी। तो लोगों की बैठक में क्या किया ना कि जनरल डायर नामक अंग्रेज ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, ठीक है, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत लोगों की मौत हो गई। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट एक्ट कब आया था, मार्च 1919 में, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड छिड़ा मतलब हुआ, तब देश में जन आंदोलन शुरू हुआ, लोगों में क्या हुआ कि विद्रोह शुरू हो गया। इसी के बाद क्या हो रहा था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन, देखिए क्या हुआ था कि हमारे खिलाफत खलीफा एक मुस्ताफ कमाल पाशा थे तुर्की के,
ये क्या किया सबकी, अंग्रेजों ने इनकी क्या थी, खलीफा पद समाप्त कर दिया। तो खलीफा पद समाप्त करने के बाद हमारे भारत में मुसलमान भी थे, ठीक है दोस्तों। तो मुसलमान जो थे वो हमारे खिलाफत आंदोलन करने लगे, लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि हम बिना मुसलमानों के किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बदल सकते हैं। तो यह महात्मा गांधी की मुसलमानों को सहयोग लेने के लिए खिलाफत आंदोलन में इनका सहयोग करने लगे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन में सहयोगी बन गए। इसके बाद खलीफा बता दिए। उसके बाद नेता इसके कौन थे, मोहम्मद अली एम शौकत अली, अली बंधु। देखिए इस कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। इन लोग को इतना विश्वास था कि महात्मा गांधी को अध्यक्षता बना लिया, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा का ज्यादा शुरू हो चुका था। इस समय क्या हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आ चुका था। इसमें क्या था, सांप्रदायिकता पर बल दिया गया था, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था कि हिंसा आ चुका था। दूसरा का क्या हुआ था कि खलीफा का पद समाप्त हो गया। तब महात्मा गांधी मुसलमानों का सहयोग लेना चाहते थे। इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जान चुके थे कि इस अंग्रेज को छोटे छोटे आंदोलन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाले हैं। महात्मा गांधी ने सब लोगों को एकत्रित किया। जैसे कि एकत्रित कब होते थे लोग, कोई अधिवेशन होता था। तो इन्होंने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जब लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता थे तो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, ठीक है, कि हम एक असहयोग आंदोलन करेंगे, ठीक है। और असहयोग आंदोलन करने के बाद बारे में बताया। तो क्या हुआ कि यह लाला लाजपत राय जी के अध्यक्षता में पास नहीं हुआ, ठीक है। इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे नेताओं ने विद्रोह कर दिया। पहले थे चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। किसको, असहयोग आंदोलन को। पहली बार ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पास हुआ था। तो याद रखिएगा विशेष अधिवेशन में पास नहीं हुआ था, ये पास हुआ दिसंबर 1920 में। विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता था, कब, जब कोई विशेष कार्य होता था तो विशेष अधिवेशन हुआ, पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो वार्षिक होती थी बैठक वो 1920 में ही हुआ। इसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी जी किए। कौन किया, बी राघवाचारी। असहयोग आंदोलन के इसी में पास किया गया। इसमें खुद चित्तरंजन दास इसको सपोर्ट किए और असहयोग आंदोलन पास करके इस पे शुरुआत हो गई। देखिए असहयोग आंदोलन में दोस्तों क्या था, स्वदेशी एवं बहिष्कार का मुकदमा था, मुद्दा था। यानी हम किसी प्रकार का अंग्रेजों से सहयोग नहीं लेंगे। इसी में था कि सरकारी पदों को त्याग देना, अंग्रेजों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेना। तो इसी में हम लोग पढ़े थे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सिविल सेवा का पद छोड़कर आए थे, असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने संबोधन दिया। संबोधन में कहा कि 1 साल तक हम लोगों को स्वराज की प्राप्ति मिल जाएगी अगर यह जो हमारा असहयोग आंदोलन है इसमें हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, यानी हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इस पे कहा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी इसी समय कहे थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है, यानी हम लोग विदेशी वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, ठीक है। बहिष्कार का मतलब ही होता है ये हमारा, देखिए 1906 में ही यह हो चुका था, लेकिन महात्मा गांधी असहयोग की नीति अपनाई। किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेना ही असहयोग होता है। देखिए एनी बेसेंट ने इसको कहा असहयोग आंदोलन की यह मूर्खतापूर्ण विद्रोह कहा। किसको, असहयोग आंदोलन को। क्योंकि एनी बेसेंट दोस्तों 1916 ईस्वी में आप पढ़े होंगे कि होम रूलिंग आंदोलन के लिए विख्यात है, ठीक है। इस समय होम रूलिंग क्या हुआ था, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। खैर आगे आते आते इस समय तक होम रूल समाप्त भी हो जाता है। देखिए अचानक क्या हुआ दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी दुखद घटना हुई जिसको हम लोग चोरी चोरा कांड कहते हैं, ठीक है। इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की, यानी एक जेल में क्या हुआ, यानी एक थाने में क्या लगा, आग लगा दिया गया हिंसक द्वारा, ठीक है। और क्या हो कि इतने लोगों की मौत हो गई। अब महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि इसमें कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने हिंसा के कारण 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक तो 1 साल का लक्ष्य रखा गया था। ये भी पूछता है कि किस आंदोलन में 1 साल के स्वराज की लक्ष्य रखा गया था, तो असहयोग। देखिए अचानक कांग्रेस में फूट पड़ गई, यानी हलचल मच गया। अब कोई आंदोलन जन आंदोलन है और अचानक स्थगित हो जाए तो हलचल तो मचेगी ही। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि
कुछ गांधी जी के साथ रह गए जिनको उदारवादी कहे, और कुछ परिवर्तनवादी कहलाए जिनको परिवर्तनवादी भी कहते हैं, जैसे कि चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, विट्ठल भाई पटेल थे। देखिए हम लोग पढ़े होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो इन्होंने टिप्पणी किया कि जब जनता की उत्साह चरम सीमा पर थी तब महात्मा गांधी को यह आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि CR दास, मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज दल की स्थापना किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी बने, जो गुरु थे किसके? सुभाष चंद्र बोस जी का। उसके बाद महासचिव बने दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। इन लोग का लक्ष्य क्या था दोस्तों कि कांग्रेस की जो नीतियां है ना, इस समय चुनाव होने वाला था। 1919 के अधिनियम आ चुका था। 1919 के अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव क्या दिया गया था? प्रत्यक्ष चुनाव इसमें अनुमोदित किया गया था। तो इस समय चुनाव होने वाला था, तो इन्होंने कहा कि हम क्यों ना चुनाव यानी सीट जीत कर हम वहाँ पे अपना जाकर और फिर हम कांग्रेस की मतलब जितने भी अंग्रेज की नीतियां है, जितने भी अंग्रेज की फर्म, उसको हम लोग विफल करें। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा, किसका? स्वराज पार्टी का। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1922 में ईस्वी में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर 1924 में रिहा कर दिया गया। पुनः गांधी जी 1924 में जब आए तो इनके और जो CR दास जी थे, चित्तरंजन दास, उनके बीच एक समझौता हुआ जिसको हम लोग गांधी दास समझौता भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी दास समझौता 1924 में। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी को 1924 में ही 40वां बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है, इसकी एकमात्र अध्यक्षता किए थे 1924 में, कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है, आप सभी दोस्तों पूरा देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, हमको याद हो गया कि 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की है। उसके बाद दोस्तों 1930 का जब समय आता है तो हमारे दोस्तों महात्मा गांधी कुछ दिनों तक शांत हो गए थे। ठीक है, कुछ दिन शांत हो गए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी फिर आगे बढ़े, और क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे ना, वो नमक पे भी कर लगाने लगे। मान लीजिए कि नमक एक ऐसा चीज है, आज भी हमारे नमक क्या है, कर से छूट रखा गया है। ठीक है, तो हमारा कर पे कर लगा दिया गया, तब महात्मा गांधी ने जन आक्रोशित हो गए। इससे पहले दोस्तों हमारा एक नेहरू रिपोर्ट आया था, उसके पहले हमारा क्या हुआ था कि स्वराज का लक्ष्य रखा गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये सब कांग्रेस के प्रति होते चला जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी इसमें अपना योगदान नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि दोस्तों इन्होंने नमक कर जब लगा दी अंग्रेजों ने, तब इसका विरोध किया, और उसके बाद विरोध में इन्होंने नमक कर को तोड़ने का लक्ष्य रखा। ठीक है, नमक कर तोड़ने का लक्ष्य रखा। फिर आगे इन्होंने क्या किया कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया, यानी दांडी जाकर इन्होंने वहाँ पे नमक बनाकर खुद से, और इस नमक को बनाकर इन्होंने नमक कर को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 5 अप्रैल को उन्होंने पहुंचे, और 6 अप्रैल को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या था दोस्तों, दांडी मार्च में 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा, और यही शुरुआत में 78 प्रतिनिधि थे, आगे जाते जाते दांडी तक लाखों लोग इसमें शामिल हो गए। ठीक है, इसमें पहली बार महिलाओं ने भी खुद अपना हिस्सा वर्चस्व स्थापित किया, जिसमें सरोजनी नायडू का मुख्य नाम आता है, इसमें सरोजनी नायडू शामिल हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए बीपीएससी में पिछला बार पूछा था कि कितने दिनों का यात्रा था दोस्तों, तो 24 दिन का यात्रा था। कौन था? सविनय हमारा दांडी मार्च। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 241 मील की यात्रा था, उसके बाद 385 किलोमीटर यानी 400, याद रखिएगा एग्जैक्ट, आजकल एग्जैक्ट पूछता है, 385 किलोमीटर। और देखिए इसी में एक नागालैंड की नागा महिला के द्वारा रानी की उपाधि इनके द्वारा, नागालैंड जो मणिपुर के क्षेत्र था दोस्तों ना, यहाँ पे एक महिला के द्वारा क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की भी उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद दोस्तों जब ये हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन में हमारा जो इरविन था दोस्तों, इसने महात्मा गांधी से कहा कि आप इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, और स्थगित करके एक समझौता हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी से पहले 11 सूत्री मांग रखे, ठीक है। एक तो पहले रखे सेना का खर्च कम कीजिए, बंदियों को छोड़ दीजिए, नमक कानून को हटा दीजिए, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ दोस्तों। तो 11 सूत्री पर कोई विचार नहीं हुआ, तो ये महात्मा गांधी ने सभी कदम उठाए थे। और याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तब 5, कहीं कहीं आपको 4 मार्च भी देगा, कहीं कहीं 5 मार्च देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। इस समझौता को नहीं मानने के कारण ही हमारा क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन छिड़ गए देश में। अब हमारा दोस्तों शुरुआत होता है कि देखिए 1931 ईस्वी में इसी समय हमारा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कराची में, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। तो इसमें महात्मा गांधी शामिल हुए। तो इसी में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया और कहा गया, महात्मा गांधी खुद कहे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी कभी नहीं मर सकता। वाकई में आज महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति है दोस्तों, भले ही बहुत ही इनकी निंदा की जाती है, लेकिन आज महात्मा गांधी जी का हमारे भारतीय मुद्रा है, सबसे बड़ी तो ये निशानी है। महात्मा गांधी की लगभग 23 से 24 देशों में 24 से 25 मूर्तियां है दोस्तों, ठीक है। खासकर तो अमेरिका में खुद 9 मूर्तियां स्थापित है, फ्रांस में स्थापित है। तो बता लीजिए कि कौन से कितने बड़े व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनको उस समय काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी अपने माहौल के हिसाब से चलते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती ही है। और ये आज हमारा भारत क्या हुआ, आजाद है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान भी है। महत्वपूर्ण योगदान बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो उनका व्यक्तित्व तो झलकता है। लेकिन चलिए आगे, अब हमारे दोस्तों क्या हुआ कि इसी समय 1930 ईस्वी में दोस्तों हमारा शुरू हुआ था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन, यह सांप्रदायिक पंचायत 1930 में जो आया था, इसी को लेकर और कुछ 1928 इसमें जो है दोस्तों हमारा रिपोर्ट आया था ना, क्या साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसी को लेकर एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कहते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन में इस समय यहाँ रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। प्रथम में तो किसी ने भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए, ठीक है। महात्मा गांधी जब भाग लिए असहयोग आंदोलन को, गांधी इरविन समझौता के बाद असहयोग आंदोलन के लिए मतलब समाप्त करके, अभी समाप्त नहीं किए थे, मतलब समाप्त करके पूर्णता नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 7 सितंबर 1931 से पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू होता था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें महात्मा गांधी भाग लिए, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने सांप्रदायिक जो चल रहा था ना, यानी जो संप्रदाय की बात चल रहा था, इससे इनको क्या हुआ कि संप्रदाय के खिलाफ थे। यानी कहने का मतलब कि मुस्लिमों का अलग चुनाव हो, मतलब दलितों का अलग हो, ये संप्रदाय का मतलब यही था, हिंदू अलग चुने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये हमारे इसी समय इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे दोस्तों अछूतवर्ग अंबेडकर जी, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और यह क्या हुआ कि महात्मा गांधी इससे नाराज होकर और वहां से चल दिए, ठीक है। इसी समय दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ये कहाँ हो रहा था, सेंट जॉर्ज पैलेस में। याद रखिएगा, पूछता है कहाँ, सेंट जॉर्ज पैलेस में। महात्मा गांधी एस राजपुताना जहाज से यहाँ पहुंचे थे, एस राजपुताना जहाज से। अब देखिए, अब हमारे यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, गोलमेज सम्मेलन देख लिए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन अम्बेडकर जी भाग लिए थे। प्रथम और तृतीय में कोई भी हमारा कांग्रेस का नेता भाग नहीं लिया था। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है
1932 ईस्वी में पुनः महात्मा गांधी यहाँ से आने के बाद पुनः इन्होंने क्या किए कर दिया कि 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और यह 1934 तक चलता रहा। पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कोई भी आंदोलन अगर समाप्त हो रहा है फिर शुरू हो रहा है तो उसमें तो थोड़ी सी धीमी पड़ ही जाएगी। तो वही बात हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों महात्मा गांधी जब 1932 ईस्वी में लौटे ना, तो इस समय जब इन्होंने 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, और गिरफ्तार करके पुणे के यरवद्दा जेल में रख दिया, ठीक है। और पुणे के यरवद्दा जेल में रखने के बाद क्या हुआ कि अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन से लौटे हुए थे। तब ये क्या हुआ कि अंबेडकर जी जो सांप्रदायिक यानी दलितों के लिए अलग से अपना सीट चाहते थे यानी चुनाव चाहते थे, इस पर महात्मा गांधी क्या थे, इससे नामंजूर करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पुणे के यरवद्दा जेल में भूख हड़ताल कर दिए दोस्तों। भूख हड़ताल करने के बाद क्या हुआ कि हारकर गांधी अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम लोग पुणे पैक्ट या पुणे समझौता कहते हैं, ठीक है। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। पुनः 1940 ईस्वी में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि प्रथम सत्याग्रही दोस्तों इसमें आते हैं हमारा विनोबा भावे, उल्टा लिखा गया दोस्तों लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रथम सत्याग्रही पूछे, व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ था जो कि लगभग अक्टूबर में शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि दूसरका बने जवाहरलाल नेहरू और तीसरका बने ब्रह्मदत्त। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों, प्रथम द्वितीय तृतीय। इस सत्याग्रह को दोस्तों दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। किसको हम लोग कहते हैं? किस सत्याग्रह को? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। अब देखिए मार्च 1942 में दोस्तों आता है हमारा क्रिप्स मिशन। इसमें दोस्तों क्रिप्स मिशन में इस समय क्या हुआ था कि हमारे दोस्तों 1939 से लेकर 44 तक विश्व युद्ध छिड़ चुका था, ठीक है। और इस समय देश में भी महात्मा गांधी चाहे बड़े बड़े नेताओं जन आंदोलन के बारे में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। यानी जन आंदोलन करना चाहते थे, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन। तो इस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्रिप्स नामक व्यक्ति को यानी क्रिप्स मिशन करके भेजा, ठीक है। इसको महात्मा गांधी ने कहा, इस पे टिप्पणी की कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक है जिस पर पोस्ट ही नहीं है, यानी कोई डेट ही नहीं है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक है, यानी यह ऐसा चेक है जिस पर कोई डेट नहीं है। बाद में इसको जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया, दिवालिया होने वाला बैंक है, ठीक है। चलिए आगे, अब हमारे दोस्तों शुरुआत होता है जन आंदोलन, जो हमारा सबसे बड़ा जन आंदोलन यही शुरुआत होता है। कौन? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। देखिए इसकी शुरुआत दोस्तों 7 अगस्त को ही मुंबई के वर्धा में दोस्तों इसको पास किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद जी ने। याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद जी ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें क्या हुआ था दोस्त कि इस असहयोग आंदोलन को पास किया गया। फिर 8 अगस्त को ईट भारत छोड़ो आंदोलन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ? पास हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के पहले ही दोस्तों रात में ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर बहुत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनको अलग अलग जेल में डाल दिया। जैसे कि महात्मा गांधी को पूछता है कि महात्मा गांधी को किस जेल में डाला गया? था आगा खा पैलेस में। इसमें सरोजनी नायडू भी थी और इनकी पत्नी भी थी। इसी में 1944 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कौन थी? पुतली बाई, ठीक है दोस्तों। कौन थी? नहीं, कस्तूरबा गांधी थी दोस्तों, ठीक है। कस्तूरबा गांधी, पुतली बाई तो माँ थी। तो देखिए ये आगा खा पैलेस में इनको रखा गया। क्या चलाएगा? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या हुआ दोस्तों कि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन हुआ। खैर बाद में अलग अलग नेताओं ने अपने व्यक्तिगत रूप से इसका नेतृत्व किया। जैसे कि 1900 हम लोग पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने जेल से भागकर और इन्होंने आजाद दस्ता का गठन करके नेतृत्व किया। उषा मेहता जी ने क्या किया? इस पे रेडियो के द्वारा इन्होंने 1942 ईस्वी के आंदोलन को
आंदोलन को बढ़ाने का नेतृत्व किया। देखिए ये ऐसा जन आक्रोश आंदोलन था ना कि सभी पूरे देश में फैल चुका था, ठीक है, पूरे देश में फैल चुका था, जिसको समाप्त करना अंग्रेजों की बस में नहीं थी। और इस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज जो होते हम 1942 ईस्वी में ब्रिटेन ने जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे ही कमजोर पड़ चुका था, ठीक है। और इसमें दोस्तों पूछता है कि महात्मा गांधी ने नारा दिया कि डू एंड डाई, करो या मरो, यानी करो या मरो लेकिन देश को आजादी दिलाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 6 मई 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है, देखिए अब हमारे कुछ बातें हैं, कुछ बातें इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ हमारा, सॉरी बार गलत कर दे रहे हैं, हमारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों हमारा चलता रहा। उसके बाद 1945 ईस्वी में हमारा क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी अलग नेतृत्व कर रहे थे सिंगापुर से, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ था कि संविधान का निर्माण करने के लिए बात आ गई। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद। फिर भारत को आज़ादी देने के लिए एक डेट निश्चित किया गया। अंततः दोस्तों भारत हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गए दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया, इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। देखिए नाथूराम गोडसे जी ना हिंदू मुस्लिम के कह रहे थे ना कि ये महात्मा गांधी ये कट्टर, यानी हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई हुआ है महात्मा गांधी के कारण ही हुआ है, ठीक है। देखिए ये हमारा देख लिए कि इसको मारा कौन था। अब महात्मा गांधी मरने के पहले क्या कहे थे, हे राम, यही लिखा हुआ है राजघाट जो हमारा दोस्तों है ना, वहाँ जाइएगा घूमने तो वहाँ पे हे राम लिखा है। चलिए आगे हम कुछ बात देख लेते हैं। कैसर ए हिंद को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने लौटा दिया था। पहले हम इनको इन महान व्यक्ति के कुछ उपाधि देख लेते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस उपाधि को एक जगह नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो कैसर ए हिंद को अंग्रेजों द्वारा इनको भारतीय अस्पताल स्थापित करने के द्वारा इंग्लैंड में इनको दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। बापू जवाहरलाल नेहरू जी और कहीं कहीं आपको दोस्तों सरोजिनी नायडू जी भी मिलेगा, कोई ऑथेंटिक बुक पढ़िएगा तो ये भी हमेशा बापू ही कहती थी महात्मा गांधी जी को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी इनको क्या दिए थे, बापू। सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता, ये जब रेडियो से रंगून से इनको संबोधन कर रहे थे तो इन्होंने कहा राष्ट्रपिता मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम भारत के स्वतंत्रता दिलाने में अंतिम चरण पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी। वही महात्मा पूछे महान आत्मा, तो चंपारण आंदोलन 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मंगल बाबा मोस्ट इंपोर्टेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा, जो कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। कहा हुआ था मंगल बाबा। देखिए इतने बड़े महान व्यक्ति थे, इनको बहुत सारे अन्य नाम से भी जाना जाता है। देशद्रोही फकीर किसने कहा था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने। वहीं पूछे कुटिल अर्धनग्न फकीर, तो फ्रैंक मोरिस, ठीक है, फ्रैंक मोरिस। जब ये सेंट जॉर्ज पैलेस पर चढ़ रहे थे तो उसी समय इनको लंदन में उपाधि मिली थी। जादूगर किसने कहा था दोस्तों, तो शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। देखिए जब हमारा 1946 ईस्वी में जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था, इस समय क्या हुआ था दोस्तों कि नोआखली में हमारे क्या कोलकाता के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम पे क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम में भिड़ंत हो गई थी। इसी समय नोआखली में महात्मा गांधी जी क्या थे, इसको समाप्त करने में लगे हुए थे। देखिए भारत की स्वतंत्रता जब मिली उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, यह कोलकाता में थे, याद रखिएगा। इसी समय वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति है जो एक सभी व्यक्तियों को एक जगह बांध कर रखा और देश को आज़ादी दिला दिया, ठीक है। हालांकि इस समय कौन थे, बेवेल थे कौन, बेवेल थे इस समय हमारे गवर्नर जनरल। चलिए आगे, उसके बाद दोस्तों आता है भर्ती कराने वाले सर्जन। इसको दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में व्यक्तियों को यानी भारतीयों को क्या किया, शामिल करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती कराने वाले सर्जन कहा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
जो काम हजारों बंदूक नहीं कर पाए वो महात्मा गांधी जी द्वारा कर दिखाए। किसने कहा था? ये भी लॉर्ड माउंटबेटन जी ही ने कहा था। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो को बहुत शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात एक जगह है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया था यहाँ तक ले, रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद हिमालय जैसी भूल की संज्ञा किसको दिया था? असहयोग आंदोलन को। महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरी हिमालय जैसी भूल थी। ठीक है, कहीं कहीं आपको दे देगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन असहयोग आंदोलन की इन्होंने हिमालय जैसे भूल बताया। ठीक है, और यह जब जनता का जोश चरम पर था, हमने बता दिया, सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद दोस्तों आता है अगस्त घोषणा। देखिए सबसे पहले किसी चीज की घोषणा किया जाता है, फिर प्रस्ताव आता है, फिर संकल्प होता है यानी आंदोलन होता है। तो सबसे पहले घोषणा होगा जिसको हम लोग मंटेगू घोषणा कहते हैं 20 अगस्त 1917 को। फिर अगस्त प्रस्ताव लिंथलिथगो, याद रखिएगा लिंथलिथगो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगस्त संकल्प ये भी लिंथलिथगो के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, इस समय भी लिंथलिथगो था। ठीक है, अगस्त घोषणा को उग्रवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। और देखिए उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो और हे राम। ठीक है, करो या मरो हे राम। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा हे राम, और यह उपवास को दोस्तों अग्नि बीमा कहते थे। अग्नि बीना यानी कहते थे कि उपवास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम किसी चीज को भी कर सकते थे। ठीक है, और दोस्तों ये हड़ताल को अंतिम अस्त्र माना था। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने अंतिम अस्त्र किस चीज को माना था? तो हड़ताल को माना था। ठीक है, यही व्यक्ति कहे थे कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जो खइबा जैसन खइबा औसन मन पैबा। ठीक है, और जैसन सोचबा औसन बन जाइबा, यानी जैसा आप खाइएगा वैसा मन आपका होगा, जैसे आप सोचिएगा वैसे आप बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।